Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will start a new chapter, air, water and weather. So let's start the topic. आपने देखा होगा कि कभी-कभी दिन बहुत गर्म और सनी होता है, यानी धूप निकली हुई रहती है, और कभी-कभी मौसम क्लाउडी हो जाता है और रेनी हो जाता है। हमारा वेदर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। एक दिन हो सकता है मौसम सूखा हो और धूप निकली हो, दूसरे दिन हो सकता है कि बारिश होने लगे और ठंड हो जाए। ये सभी चेंजेस नेचर में होते रहते हैं, इसी से हमारा वेदर बनता है। बाय वेदर वी मीन द कंडीशन of the atmosphere over a short period of time. Weather depends upon the sun, wind, clouds and the rain. वेदर से मतलब है कि किसी एक जगह पर शॉर्ट पीरियड में जैसा भी सन, विंड और क्लाउड का कंडीशन होता है उसे हम वेदर कहते हैं। वेदर क्यों चेंज होता है? वेदर सन की वजह से चेंज होता है। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री एक्सिस पर टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है, जिसकी वजह से अर्थ के पूरे पार्ट पर एक ही टाइम पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। तो जिस पार्ट पर सूरज की रोशनी पहुंचती है वहां पर डे होता है और वहां का वेदर हॉट होता है, यानी गर्म होता है। और जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहाँ नाइट होता है और वहाँ का वेदर कोल्ड होता है। अर्थ के टिल्टेड एक्सिस की वजह से सन की जो रेज़ है वो पूरे अर्थ पर एक जैसी नहीं पड़ती है, बट जहाँ पर सन की रेज़ डायरेक्टली पड़ती है उस एरिया में डे होता है और वहाँ पर समर सीज़न होता है। और जिस एरिया पर सूरज की किरणें पूरा दिन नहीं पहुंच पाती हैं और स्लांटिंग मोशन में पहुंचती हैं वहां पर उतनी गर्मी नहीं हो पाती है और उस जगह पर विंटर सीज़न होता है। इसी तरीके से जब फिर अर्थ रोटेट होता है और सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी वजह से अलग अलग सीज़न होते हैं। Here you can see in this picture, जब अर्थ इस पोजीशन पर होता है तब सन के जो रेज़ हैं इस पर डायरेक्ट पहुंचती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे स्प्रिंग सीज़न रहता है और सदर्न हेमिस्फेयर पे ऑटम सीज़न रहता है। फिर जब सन इस जगह पर पहुंचता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर समर सीज़न होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर पे कम लाइट पहुंचती है, इसलिए वहाँ पर विंटर सीज़न होता है। फिर इसी तरह से जब अर्थ इस पोजीशन पर पहुंचता है तो यहाँ पर ऑटम सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न होता है। फिर जब अर्थ यहाँ पर पहुँचता है तब फिर सदर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा लाइट पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे कम लाइट पड़ती है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर पाया जाता है। वेदर से हमारा मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एयर की कंडीशन से है, यानी वहाँ की एयर अगर हॉट होगी तो वहाँ पर गर्मी का मौसम होगा, अगर एयर कोल्ड होगी तो विंटर का मौसम होगा, और अगर ये एयर ह्यूमिड होगी तो वहाँ पर रेनी सीज़न होगा या क्लाउडी सीज़न होगा। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है स्टूडेंट्स? एयर अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड अ विंग, यानी जब एयर मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं। अ जेंटल विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, और जब बहुत जेंटल विंड चलती है यानी स्लो विंड चलती है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। और जब ब्रीज से थोड़ी और तेज़ हवा चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गेल कहते हैं। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से तूफ़ान आता है, पेड़ गिर जाते हैं, तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं।
द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ है उसके चारों ओर एयर की एक थिक लेयर पाई जाती है जो अर्थ को सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द सन कॉजेज विंड टू ब्लो, यानी सन की वजह से ही विंड ब्लो करती है। जब सन की डायरेक्ट रेज अर्थ के किसी पार्ट पर पड़ती है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है, यानी एयर गर्म होने लगती है और हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जब हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है तो कूल एयर जो सी की तरफ से आती है उसे रिप्लेस करती है, जिसकी वजह से विंड चलती है। नेक्स्ट इज सी ब्रीज। व्हाट इज सी ब्रीज स्टूडेंट्स? जब दिन का टाइम होता है तो सूरज की किरणें लैंड पर और ओशियन पर पड़ती हैं। लैंड ओशियन के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और लैंड के ऊपर की एयर भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। उस टाइम ओशियन की तरफ से कूल सी ब्रीज यानी विंड उस वार्म एयर को रिप्लेस करती है। मतलब जो लैंड के ऊपर गर्म हवा थी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और जो सी के ऊपर एयर है वो कोल्ड है लैंड के एयर के कंपैरिजन में, तो वो सी के ऊपर की ब्रीज लैंड की तरफ मूव करेगी उस वार्म एयर को रिप्लेस करने के लिए। इसे ही हम सी ब्रीज कहते हैं। देन नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में इसका ठीक ऑपोजिट होता है। जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी कूल हो जाता है, यानी लैंड गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है, और वाटर गर्म भी देर में होता है और ठंडा भी देर में होता है। तो रात के टाइम पर जब लैंड कूल हो जाती है तो उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होती है वो भी ठंडी हो जाती है और वो सी की तरफ मूव करती है, और तब सी के ऊपर जो गर्म एयर प्रेजेंट होती है वो लैंड की तरफ मूव करती है। इसे ही हम लैंड ब्रीज कहते हैं। इज इवेपोरेशन। सन के हीट की वजह से जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन, इनका वाटर हीट होता है और हीट होने की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर फिर एयर में मिक्स होकर ऊपर की तरफ उठते हैं। इसे ही हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन के बाद जब वाटर वेपर ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो वो कूल होकर फिर से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और एक साथ कंडेंस होकर यानी इकट्ठा होकर क्लाउड फॉर्म करते हैं। इसे ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का एक और एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि जब आप अपने घर में किसी कंटेनर में वाटर बॉयल करते हैं और फिर बॉयल करने के बाद उस वाटर के ऊपर और उस कंटेनर के ऊपर एक ठंडी प्लेट को रख देते हैं, तो कुछ देर बाद आप जब प्लेट को उठाकर देखेंगे तो उस पर क्या दिखाई देता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। वो क्यों बनती हैं? क्योंकि जो वाटर वेपर ऊपर की तरफ राइज हो रहा था वो प्लेट के ठंडी होने की वजह से कंडेंस हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से क्लाउड फॉर्म होता है और इसी प्रोसेस की वजह से वाटर साइकिल चलता है। नेक्स्ट इज़ वाटर साइकिल। जो वाटर बॉडीज़ में वाटर स्टोर है वो सन के हीट की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ उठता है। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर को प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स वाटर वेपर्स को रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं।
जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर वाटर वेपर रिलीज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ये वाटर वेपर भी ऊपर एयर में जाता है या एटमॉस्फेयर में जाता है और कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म करता है। फिर जब एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से जो वाटर वेपर ऊपर गया, कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म करता है, वो विंड के फ्लो की वजह से लैंड की तरफ मूव करता है और फिर जब उसमें और ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की पावर नहीं बचती है तो वो रेनफॉल करता है, यानी फिर उस क्लाउड में से बारिश होने लगती है। इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर प्रेसिपिटेशन से जो वाटर कलेक्ट होता है वो कुछ वाटर अंडर वाटर, प्रेसिपिटेशन से जो वाटर फिर से अर्थ पर वापस आता है वो कुछ वाटर अंडरग्राउंड वाटर में कलेक्ट हो जाता है और कुछ वाटर दोबारा फ्लो करता हुआ वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। इस तरीके से ये एंडलेस साइकिल चलती रहती है जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वाटर के कुछ और फॉर्म्स। जब एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स कूल होते हैं तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लांट्स पर, ट्रीज़ पे, ग्रास पे कलेक्ट हो जाते हैं। इसे ही हम ड्यू कहते हैं। जब आप सुबह सुबह उठते हैं और घर के बाहर घास पर या प्लांट्स पर देखेंगे तो आपको ओस की बूंदें दिखाई देती हैं ना, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर के कंडेंस होने से बनती हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रॉस्ट। जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर जम जाते हैं, ठंडे होकर फ्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स पे और ट्रीज़ पे, ग्रास पे इस तरीके से आइस की एक लेयर बना लेते हैं। इसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉग। वाटर वेपर जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं और कूल होकर लैंड के बहुत पास ही क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं तो उसे हम फॉग कहते हैं। ठंड के मौसम में आपने देखा होगा ना कि घर के बाहर वाइट वाइट क्लाउड जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से बहुत दूर तक हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है, उसे हम फॉग कहते हैं। नेक्स्ट है स्नोफॉल। जब क्लाउड बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं और उनमें प्रेजेंट वाटर फ्रीज़ हो जाता है तो वो कॉटन बॉल्स की तरह हल्के हल्के आइस के पीसेस में बरसने लगता है, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं। नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। आप वाटर को प्योरीफाई कैसे करेंगे? वाटर हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्थ का 71% पार्ट जो है वो वाटर से ही कवर्ड है, बट उसमें से 96.5% वाटर हमारे ओशियन और सी में प्रेजेंट है। उसमें से 96.5% यानी ज़्यादातर पानी हमारे ओशियंस और सी में पाया जाता है। ओशियन और सी का पानी सॉल्टी होता है, जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए या डेली यूज़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सो हमारे लिए जो वाटर हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है। वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ उसे हमारे ड्रिंकिंग के लिए या दूसरे कामों के लिए अनफिट बनाती हैं। हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, यानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाटर को प्योरीफाई करने की ज़रूरत होती है। वाटर को हम अलग अलग प्रोसेस से प्योरीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में प्रेजेंट, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ऐसी चीज़ें जो पानी में पूरी तरीके से घुल नहीं पाती हैं। तो ऐसे इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए वाटर को एक टैंक में फिल करके उसे बिना हिलाए यानी अनटच छोड़ देना होता है, ताकि उसमें जो गंदगी है वो वाटर के नीचे बैठ जाए और साफ़ पानी ऊपर आ जाए। ठीक है, जब साफ़ पानी ऊपर आ जाता है तो फिर उस साफ़ पानी को दूसरे कंटेनर में या बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, जिसे हम डिकैंटेशन कहते हैं।
डिकैंटेशन से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर हो जाती हैं, बट जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है यानी जैसे जर्म्स हो गए या ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी में घुल चुकी हैं और नीचे नहीं बैठ पाती हैं, वो दूर नहीं हो सकती हैं। तो जर्म्स को किल करने के लिए हम पानी को बॉईल करते हैं। अगर हम वाटर को 10 से 20 मिनट तक बॉईल करते हैं तो उसमें प्रेजेंट जितने भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो पानी पीने के लायक हो जाता है। फिर बॉइलिंग वाटर को हम एक मसलिन क्लॉथ के हेल्प से या फ़िल्टर पेपर की हेल्प से फ़िल्टर कर लेते हैं, जिससे उसमें घुली हुई इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर हो जाती हैं यानी छन जाती हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ़िल्टरेशन कहते हैं। आजकल पानी को साफ़ करने के लिए एक केमिकल का भी यूज़ किया जाता है जिसे हम क्लोरीन कहते हैं। क्लोरीन की टैबलेट्स भी मार्केट में पाई जाती हैं, जिनको वाटर बॉडीज़ में मिक्स किया जाता है या जहाँ से आपके घरों में पानी सप्लाई किया जाता है वहाँ के टैंक में मिक्स किया जाता है, जिससे जो इम्प्योरिटीज़ वाटर में घुली हुई होती हैं और जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पानी के नीचे बैठ जाते हैं। फिर साफ़ पानी आपके घरों में सप्लाई किया जाता है। क्लोरीन का यूज़ आजकल घरों में भी पानी को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आजकल वाटर प्योरीफायर्स का यूज़ भी किया जाता है घरों में, ऑफिसों में, ताकि पानी को फ़िल्टर किया जा सके और साफ़ पानी हम यूज़ कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।